दोस्तों, कुछ हफ्तों के बाद मैं फिर से हिंदी में आज यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में बातें करने वाला हूं। आज 988 दिन हो गए युद्ध के। जहां तक दक्षिणी भाग की बात है, यानी कारसो और जापोरिजिया राज्यों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिसकी चर्चा मैं कर सकूं। पूर्व दिशा में शुरुआत करते हैं मारिंका और कुराखोव दिशा से। इस सेक्टर में कई हफ्तों के बाद से ऐसा लग रहा है कि रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना थोड़े धीमे हो गया है, जैसा कि यूक्रेन के चैनल पर कहा जा रहा है। वैसी बात नजर मुझे नहीं आई। रूसी सैनिक अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों में जरूर बढ़ने के बाद से रुकना आवश्यक होता है ताकि सामग्री लाइन, सैनिकों की अदला बदली, नए सैनिकों का आना, यह सब आवश्यक होता है। इसलिए अपनी ताकत को फिर से पुनर्जीवित कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त जारी की है वोजनेसेंका बेरिस्टिका लाइन पे या बेरिस्का लाइन पे, और लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त जारी है उस पे निवका, नोवोसेलिदिवका, ग्राइहोरिवका, नोवोओलेक सिवका जिला में। रूसी आर्मी ने और भी लड़ाइयाँ तेज़ की है अपने तरफ से। नोवोसेलिदिवका, वोजनेसेंका एंड कैतरिनिवका, ये अंतिम गांव में तकरीबन इन्होंने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। छोटे मोटे इलाके बाकी हैं। रूसी आर्मी का आखिर कोशिश यहाँ से क्या होगा? पहले तो मारिंका पे कब्जा कर लिया, फिर कुराखोव के आसपास घूम रहे हैं और अगले आने से 2 हफ्ते में तकरीबन इसे पूर्ण कब्जा कर लेंगे। अब इनका एक बड़ा सा ब्रिज हेड यानी अपना जमावड़ा तैयार करना है सूखिया याला नदी के पूर्व में, यानी रूसी क्षेत्रों के तरफ में कॉन्स्टांटिनोपोल की तरफ बढ़ने का, यानी अगला युद्ध यहाँ से उसके लिए शुरू होगा। इस बीच में रूसी आर्मी एंटोनिवका यानी इलिंका के पूर्व में काफ़ी हद तक प्रवेश कर चुके हैं और यह 60% तक कब्जा कर चुके हैं। यदि आप समझना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि उगलेदार के और उत्तर में बुहायवेलेंका, जिस पे इन्होंने कब्जा कर लिया पिछले ही हफ्ते, वहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं पोक्रो दिशा में। वास्तव में कहें तो कुराखो और पोक्रो में कोई खास अंतर नहीं रह गया। दोनों के बाउंड्री एक दूसरे से मिल गए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां रूसी सैनिक है वहां अपनी तरफ से, यूक्रेनी सैनिक अपनी तरफ से। अवदिवका से आगे बढ़ने के बाद से पोक्रोस्क आया था और यहाँ पे लड़ाई जबरदस्त जारी है, जहां रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं नोवोदमाइत्रिवका और नोवो द क्लिसिवका या किस्लिवका की तरफ। स्टेपान्युका पर वह शायद कल ही पूर्ण कब्जा कर चुके हैं। अब पूर्व के अन्य क्षेत्रों में आते हैं। टोरेस्क, चासिवयार जो बाखमुत से पश्चिम में है, में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। सिवेर्स्क, रूसी आर्मी जहां कल काफ़ी बढ़त ली थी इवानो दारिवका, वहां और आगे बढ़े हैं। और विमका, जिसमें बार बार अदला बदली हो रहा है, फिर से रूसी सैनिकों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है। अब आते हैं उत्तर पूर्व यूक्रेन की दिशा में, यानी कुपियान स्वातोवो क्रिमिना दिशा में। जहाँ तक कुपियान स्वातोवो दिशा की बात है, यानी उत्तर के तरफ में, रूसी सैनिकों ने कालिस्निकिवका का अधिकांश हिस्सा कब्जे में कर लिया है और वह लिमान की तरफ यदि बात करें तो परशोत्रावनीव के आउटस्कर्ट्स पहुंच चुके हैं और टर्नी में जबरदस्त लड़ाई जारी है। खार्कोव के उत्तर में यानी स्लोबोजांस्की दिशा में जाएं तो वोवचांस्क और लिप्सी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कुर्स्क ओब्लास्ट यानी कुर्स्क राज्य में, जो मूलतः रूस का ही है, जहां यूक्रेनी सैनिक करीब 2 महीने पहले आके अचानक कब्जा कर लिया है, वहाँ पर लड़ाई जबरदस्त जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से
कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। ग्लुश्कोव डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन रूसी सैनिकों ने पूर्णतः वापसी कर ली है। कुरिनेव दिशा में लड़ाई जारी है और सूडजा में भी जबरदस्त लड़ाई जारी है, जहां पे यूक्रेनी सैनिकों का दूसरा जमावड़ा फिर से आ गया है। यह युद्ध लगता है पूरे जाड़े के मौसम में चलेगा। अब आते हैं इंटरडिक्शन मिशन, यानी दूर दराज तक एक दूसरे के क्षेत्रों में हवाई मार करना, और अब तो यूएवी यानी ड्रोन्स का काफी प्रचलन हो गया है। यूक्रेन ने एरोक्राट या एरोफराट, ये एक नया उनका ड्रोन उन्होंने ईजाद किया है या विदेशों की मदद से, खासकर अमेरिका और नेटो की मदद से बनाया है, जिसका तकनीकी नाम है UJ-22। यह लॉन्ग रेंज है, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है, यानी छुप के पहुंचने की है, और ज़्यादा मात्रा में यह बारूद भी लेके जा सकते हैं। दागिस्तान पहुंच के इन्होंने अटैक किया, हालांकि क्या नुकसान हुआ पता नहीं चला। इस बीच में यह भी बता दूं कि रूसी सेना ने भी काफ़ी मात्रा में 2 दर्जन से अधिक यूएवी का इस्तेमाल किया यूक्रेन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, और पिछले जाड़े की तुलना में कहते हैं कि 10 गुना ज़्यादा अब इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में कहें तो तकरीबन 8 महीने से या उससे अधिक समय से यूक्रेन के पास ड्रोन की संख्या ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे। अब रूस फिर से वापसी कर रहा है और तकरीबन उनके बराबर में जा चुका है। जहाँ तक हवाई जहाज़ की बात है, फाइटर्स की, वहाँ रूस काफ़ी आगे है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी आगे है, और सैनिकों की जहाँ तक संख्या और उनकी तकनीकी है, कहीं से भी यूक्रेन या कहें तो नेटो के मदद से जो यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं, नेटो के भी स्पेशलिस्ट सैनिक आके वो मदद कर रहे हैं, उनसे रूस कहीं पीछे नहीं है। अब संक्षिप्त में देखते हैं पैलेस्टीन, लेबनान, इजराइल, मिडिल ईस्ट के बारे में। जहां तक गाजा पट्टी की बात है, आईडीएफ का स्ट्राइक जारी है। उन्होंने नॉर्थ दिशा में यानी उत्तरी दिशा में स्कूल पर आक्रमण किया है, और जबालिया पर पिछले 2-3 हफ्ते से आक्रमण जारी है। एयर रेड्स एंड आर्टिलरी यानी तोप से आक्रमण करके वहाँ के जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको बर्बाद कर रहे हैं। सेंट्रल गाजा में भी लड़ाई जारी है, जहाँ हमास जबरदस्त मुकाबला कर रहा है और उसके भी सैनिक मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से घायल भी हो रहे हैं। दक्षिण गाजा पट्टी में खान यूनिस और रफाल, खासकर रफाल के पूर्वी हिस्से में जबरदस्त लड़ाई जारी है दोनों तरफ से। वेस्ट बैंक में जेनिन में लड़ाइयाँ दोनों तरफ से जारी हो गई है। वेस्ट बैंक पूरा का पूरा एक तरह से कहें तो काफ़ी ज़बरदस्त सरदर्दी बन चुका है इजराइल के लिए। हैफा में ज़बरदस्त रूप से पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस फोर्सेस जो इराक और सीरिया से भी आ रहे हैं, वहाँ पे आक्रमण हो रहा है। अब आते हैं हिजबुल्लाह के साथ यानी लेबनान के साथ। आईडीएफ का स्ट्राइक जारी है, वह बेरूत और बेरूत के दक्षिणी हिस्से में, उसके आउटस्कर्ट्स में उनकी लगातार अटैक जारी है, और हिजबुल्लाह ने 100 से अधिक रॉकेट मारे। मुख्य रूप से इनका आक्रमण उत्तरी इजराइल में यानी बॉर्डर से सटे हुए जगह में होता है। तेल अवीव में मारा है और वह सफल हुए हैं, यानी इजराइल का जो भी आयरन डोम है उसको तोड़ते हुए, और काफ़ी क्षति भी पहुंचाई हुई है। कुछ ने आक्रमण जो किया उसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट भी है, उस पर भी सफलतापूर्वक हिजबुल्लाह रॉकेट्स पहुंचे हैं और मार की है। अभी तक जहाँ तक हिजबुल्लाह के नुकसान की बात है, नदन एरोज यानी निक नेम उन्होंने दिया है इजराइल ने अपने आक्रमण का, 3000 से अधिक इसके लोग या सैनिक मारे जा चुके हैं। ग्राउंड बैटल बहुत ज़बरदस्त जारी है। और इसके साथ में एक चीज़ और भी बता दूं कि नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्टर को हटा दिया है, यानी अंदरूनी लड़ाइयाँ इनमें काफ़ी ज़बरदस्त है। और चूँकि जैसे ही इन्हें नज़र आया कि अब बाइडेन हार रहे हैं, या उनके समर्थक कमला हैरिस कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो हार रही हैं या हार चुकी थी, और यह मौका था, चूँकि ट्रम्प की जहाँ तक बात है वह ज़्यादा, जैसा वो लोग कहते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं इजराइल से। तो देखते हैं आगे क्या होता है, यह स्थिति है। इसके साथ यह तो आप समझ ही गए होंगे, जान ही गए होंगे कि
अब ट्रंप जीत चुके हैं। 20 जनवरी 2025 यानी अगले वर्ष में वह राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने को सोच रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिंदी भाषी भी मेरे वीडियो कम ही देख रहे हैं। इसका कारण आप नहीं बल्कि YouTube है जो मेरे चैनल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और आपके पास पहुंचने से मना कर रहा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा मेरा के एजुकेट से मिल रहा है तो उसको लाइक करें, कमेंट भी डालें और दूसरे अपने साथियों के पास भी भेजें। भले ही सब्सक्राइब करें या ना करें, करेंगे तो अच्छा ही होगा। और मैं इतना बता दूं कि ट्रंप के आने से मैं, जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, कोई खास परिवर्तन की उम्मीद नहीं करता हूं, ना ही भारत के बारे में कुछ खास उम्मीद करता हूं। यह बड़े मजे हुए एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि पूंजीपति हैं और बड़े ही निचोड़ने वाले पूंजीपति हैं। वैसे ही जैसे अन्य देशों में आजकल के पूंजीपति वर्ग के जो समर्थक राजनीतिक या खुद ही वह सत्ता में आ रहे हैं होते हैं, यानी गिद्ध की दृष्टि और गिद्ध की नज़र, और कहें तो जनता को पूरी तरह से लूटने की बात। युद्ध इनका एकमात्र रास्ता है मुनाफे के लिए, दूसरे देशों के धनों को लूटना, अपने जनता को लूटना, यही इनका लक्ष्य है और इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।